Good morning students. I hope you all are good in your house. Today we will learn SS Social Science Standard 9 Lesson number 5 Movement towards Independence. इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के वक्त जब जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. The periods from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and Gandhian movement of struggle for independence. आज़ादी के लिए जो भी स्ट्रगल हुआ था वह 1920 से लेकर के 1947 के दौरान हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गांधीयन एज के गांधीयन एज और द गांधीयन मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल के द्वारा हम जानते हैं. दिस सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज़ द स्ट्रगल फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. The struggle passed through a stream of events, and there was a uniform effects of it. So we shall observe the effects in the chapter. अब ये जो सेकेंड स्टेज हुआ था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्ट्रगल, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, यानी अधिकार के लिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, राइट्स मतलब अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके लिए. और यह सारी स्ट्रगल किस चीज़ के लिए थे? हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के, यानी कि आज़ादी दिलाने के लिए हुई थी. दिस स्ट्रगल पास थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देयर वॉज अ यूनिफॉर्म एफर्ट ऑफ इट. अब यहाँ पे स्ट्रगल किस चीज़ के लिए हो रही थी? हमारे फ्रीडम के लिए. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में हमें बताया गया है. सीमॉन कमीशंस, जो सीमॉन कमीशन हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1927 के दौरान. मॉन्टेज क्लेमेंस फोर्ट 1999. Amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effort and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India, but 2 years later government appointed Simon Commission. अब यहाँ पे मॉन्टफोर्ट कमीशन, जो कि कब 1999 में अमेंडमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था. यह कमीशन जो इंडिया को भेजा गया था कितने ईयर के बाद? 10 ईयर के बाद एग्जामिन किया गया था, इसकी जांच पड़ताल की हुई थी. अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जो स्ट्रगल्स हुए थे और जो सजेशंस आए थे उसका यहाँ पे क्या होता है? एग्जामिन किया गया था. अब यहाँ पे जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है रिफॉर्म्स एंड टू सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स. अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें फेरबदल करनी है या उसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बारे में इंडिया को कितना टाइम लगा? 2 ईयर लेटर गवर्नमेंट अपॉइंट किया किसको? सीमॉन कमीशन को. द कमीशन कंसीडर्ड ऑफ सर जॉन सीमॉन. अब यह कमीशन किसने कंसीडर किया हुआ था? सर जॉन सीमॉन ने. एंड 7 अदर मेंबर्स, उनके अलावा कितने लोग थे? 7 अदर मेंबर्स भी थे. ऑल ऑफ देम वेयर मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स थे. देयर वॉज not a single Indian as a member. Indian recommended inclusion of Indian member in the commission so as to understand the problems and pain of Indian society, and British reject this
रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पे जो सीमन कमीशंस था उसके दौरान यहाँ पे एक भी मेंबर इंडियंस के नहीं थे। अब इंडिया ने रिकमेंड किया सीमन कमीशंस को कि इसमें इंडिया के जो मेंबर है उन्हें इंक्लूड किया जाए, जिससे हमारी इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चल सके, जो सीमन कमीशंस के जो मेन हेड है उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब सो द इंडियंस डिसाइडेड टू अपोजिट इट। अब जब रिजेक्ट होने के बाद जो इंडियंस थे उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम इसके विरोध में खड़े होंगे। सीमन कमीशन was greeted with strict assembly processions, loud slogans of Simon go back। अब जो इंडियंस थे वो सीमन कमीशन के बाहर स्ट्राइक, असेंबली और जो सभा, स्ट्राइक यानी कि जो हड़ताल होती थी वह, असेंबली यानी कि जो सभा बुलाई जाती थी वह, और प्रोसेसन मतलब कि जो हड़ताल की जाती है वह, लाउड स्लोगन जोर जोर से जो नारे लगाने का काम किया इंडियंस ने, जो कि स्लोगन क्या था, सिमोन गो बैक, सिमोन तुम यहाँ से चले जाओ। एंड अनफुरलिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग एंड अपेरल। अब उन्होंने जो ब्लैक फ्लैग था उसे होस्ट किया एंड वह उसे एक विरोध के तौर पे बताने लगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट mercilessly। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू become victim of oppressive policy of government। द असिस्टेंट। अब इसके दौरान कौन कौन इस मूवमेंट में मैसिवली हुआ, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू इसके विक्टिम बने। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द असिस्टेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑर्डर लाठी चार्ज ऑन लालाजी प्रोसेशन। अब यह जो प्रोसेशन था यानी कि जो आंदोलन था उसमें जो उस वक्त के जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने ऑर्डर दिया लाठी चार्ज के लिए, किसके प्रति, लाला लाजपत राय जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेशन इन लाहौर। अब लाहौर में जो आंदोलन चल रहा था उसमें लाला लाजपत राय जो लीड में मेन थे, उन्हें लाठी चार्ज के दौरान उन्हें बहुत ही गंभीर चोटों का सामना भी करना पड़ा था, उन्हें गंभीर चोटें भी आई थी, जो कि कहाँ पे, लाहौर में हुआ था। फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे। कुछ समय के बाद वह बीमारी के कारण वह पास्ड अवे यानी कि उनकी डेथ हो गई। द न्यूज़ ऑफ लालाजी डेथ इंस्टिगेट वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु देयर फॉर द किल्ड सरेंडर्स। अब जो लाला लाजपत राय की डेथ से वो इसकी जो न्यूज़ थी, ये इसका जो समाचार था उसे किसे मतलब प्रभावित किया, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। किस चीज़ के लिए, जो सरेंडर्स हैं उन्हें किल यानी मारने के लिए। नेहरू कमेटी। अब हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू को, तो हम सभी जानते हैं मोतीलाल नेहरू। अब नेहरू कमेटी क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, विद द पोजीशन ऑफ सीमोन कमीशंस, हिंदू वजीर बुरखन had presented a draft of a constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulated, appreciated, constituted, which the British government will further think upon। अब यहाँ पे जो नेहरू कमेटी थी वह किसके अपोजिट थी, सीमोन कमीशंस के अपोजिट थी। इसमें हिंदी वजीर बुरखन हैड
ड्राफ्ट क्या किया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को सीमन कमीशन से ड्राफ्ट के तौर पे रखा हुआ था। इस स्टेटेड, अब उन्होंने इंडियन लीडर के तौर पे और पार्टिसिपेटेड फॉर्मुलेटेड approximate constitution which the British government will further think upon. By understanding the challenge of their report, National General Assembly constitute नेहरू कमेटी रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो नेहरू कमेटी थी वह इंडियंस के द्वारा जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसे वह मतलब आगे लेकर आ रहे थे। अब यहाँ पे एक तरीके से अंडरस्टैंड द चैलेंज ऑफ द रिपोर्ट। अब यहाँ पे नेशनल जनरल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूट किया किसे, नेहरू कमेटी रिपोर्ट को। अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, the report which was given is known as Nehru report, which states the dominance, status, independence, judiciary, fundamental rights and adult suffrage. Eventually the British government rejected the recommendation made in the report. अब यहाँ पे जो नेशनल जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने कौन सी रिपोर्ट्स दी थी, द रिपोर्ट्स गिवन द रिपोर्ट्स द डोमिनेटेड स्टैट्यूज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें इटसेल्फ इंडिपेंडेंस दिया जाए, मोतीलाल नेहरू ने किया हुआ था। दिस रिपोर्ट विच इज़ द गिवन बाय, अब यह रिपोर्ट किसने दिया हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने किसको दिया था, नेहरू रिपोर्ट के तौर पे दिया हुआ था, जो इसके फंडामेंटल राइट्स एंड एडल्ट सफर्ड, जो कि एडल्ट जो अलग अलग तरीके के जो सफ़र्स कर रहे थे उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशंस मेड इन दिस रिपोर्ट। अब नेहरू को द्वारा यह जो रिपोर्ट बनाई गई थी उस रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू को। अब इसमें क्या है, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। अब यह रिजेक्ट होने के बाद लोगों ने क्या किया, हमें कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रीडम हमें चाहिए। कब डिमांड किया था, 1929 में। यस, ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली मेंबर जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर के तरीके से कौन कार्यरत थे, जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस वेयर एक्टिव नेशनल लीडर। अब नेशनल लीडर के तौर पे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस एक्टिव थे। दे वेयर द प्रोपोगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यूथ ऑफ इंडिया वेयर नॉट हैप्पी विद द डिमिनियस स्टेटस। अब यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर थे, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वह एक्टिव नेशनल लीडर के तरीके से एक्टिव थे। उन्होंने यह बताया कि जो इंडियंस हैं, जो यहाँ की यूथ है, वह डोमिनियंस स्टेटस से खुश नहीं है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी इन लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरल असेंबली पास्ड अ रिसोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यह चीज़ कहाँ पर की गई हुई थी, जो रिवर है, कौन से, रावी रिवर, जो कि लाहौर में स्थित है, वहाँ पे, और किसके लीडरशिप में बोली गई थी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि नेशनल जनरल असेंबली के पास्ड जो मेंबर थे उनके अंडर में बोली गई थी। पास द रिसोल्यूशन यानी कि जो आंदोलन था वह कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस के लिए बोला गया था। आफ्टर दैट ऑन 26 जनवरी 1930, उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दौरान, 1930 के दौरान, द मेंबर टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1930 में जो मेंबर्स थे उन्होंने
कसम खाई कि हमें कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस चाहिए। सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, और हमें उन्होंने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे की तरह। सिंस देन जनवरी 26 बिकम मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहाँ पे जो 26 जनवरी है 1930, यह हमारे लिए एक मेमोरेबल यादगार दिन के तौर पे रहा है, और हम इंडिपेंडेंस की तरीके से भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। हैज़ मेड द पब्लिक डे मेमोरेबल बाय implementing द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। इस दिन 26 जनवरी के दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है और मेमोरेबल है, इस दिन हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान इंडिया के लिए बनाया गया हुआ था। नाउ चेंज योर पेज। अब हम देखेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6, 1930। दांडी यात्रा आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च से अप्रैल 6, 1930 के दौरान हुई थी। एज अ पार्ट ऑफ सिविल disobedience movement, Gandhi ji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law. अब यहाँ पे जो सिविल्स यानी कि जो कॉमन मैन्स यानी कि जो आम आदमी थे, उनके लिए वह जो दांडी नमक के प्रति जो भी उन्हें कर या टैक्स देना पड़ता था, गांधी जी ने स्वयं यह डिसाइड किया कि यह डिसेबल मोमेंट है, उसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। दांडी विलेज जा करके सी कोस्ट जो लगता था, नमक के प्रति जो टैक्स लगता था, उसे वह तोड़ेंगे। ऑन द ऑफ 11 मार्च इवनिंग, 11 मार्च की शाम को, इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेंट। अब इस असेंबली में कितने लोग टोटल आए हुए थे? 1000 ऑफ पीपल्स। अब इस असेंबली में यह मैसेज कौन सा मैसेज दिया गया? सत्याग्रह के बारे में बताया गया। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड विथ firm डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए, नॉन वायलेंस के लिए यहाँ पे स्ट्रगल भी की हुई थी, और कुछ लोग यहाँ पे नॉन वायलेंस के लिए और इस डिटर्मिनेशंस के लिए अरेस्ट भी किए गए थे सत्याग्रह के लिए। स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड ऑन 12 मार्च 1930। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जो लोग थे वह स्ट्रगल कर ही रहे थे और उसे कंटिन्यू रखे। अब 12 मार्च 1930 के दौरान अंडर हिज लीडरशिप, किसके लीडरशिप में? गांधी जी के लीडरशिप में, गांधी जी कमेंस्ड दांडी यात्रा। गांधी जी ने उस यात्रा को कौन से नाम से बुलाया था? तो दांडी यात्रा के नाम से बोला था। With his supports from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn Vaishnav Jan तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा। अब यह जो गांधी यात्रा हो रही थी, कहाँ से, किसके सपोर्ट्स में हो रही थी? हरिजन जो आश्रम था, जो कि आज के डेट में किस नाम से जाना जाता है? गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता था। वह लोग यह गाना सिंगिंग जो एक छोटा सा एक पोएम के तरीके से समझिए या सॉन्ग के तरीके से भी यह गाना गाते थे। वैष्णव जन तेने कहिए जाने जे पीड़ पराई, यह जो एक सॉन्ग है वह उसको गाते हुए जा रहे थे। किसके लीडरशिप में? महात्मा गांधी के। गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा, ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल।
गांधी जी इसके दौरान दांडी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कहा, ब्रेव्स नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल, जो साहसी होते हैं वह कि कभी भी मेहनत करने से, स्ट्रगल करने से वह दूर नहीं भागते। द वन हु रन्स बाय द सीइंग द स्ट्रगल इज़ नॉट ब्रेव, और जो इस स्ट्रगल से भागे, इस मेहनत से भागे, वह कभी भी ब्रेव नहीं होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव भाई देसाई एक्सेट्रा स्टार्टेड दांडी मार्च। अब दांडी मार्च में किसके, गांधी जी के लीडरशिप में सरोजिनी नायडू, महादेव भाई देसाई व उन सभी ने स्टार्ट किया दांडी मार्च, यानी जो दांडी यात्रा थी उसके बारे में क्या। रूट ऑफ दांडी मार्च इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर दी हुई है दांडी यात्रा की दी हुई है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला पॉइंट। This march was 370 kilometer, which included असलाली, बरेजा, नडियाद, आनंद, बोरावी, रास, जांबुसर, भरूच, सूरत, नवसारी, as well as small and large regions। अब यह जो दांडी मार्च हुई थी वह कितने किलोमीटर्स की थी, 370 किलोमीटर की, जो कि कहाँ कहाँ से गई हुई थी, असलाली, बरेजा, नडियाद, आनंद, बोरीवाई, रास, जांबुसर, भरूच, सूरत, नवसारी से और भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े विलेजेस से गई हुई थी। ड्यूरिंग दांडी मार्च इन दिस regions, people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law। इसके दांडी मार्च के दौरान जो अलग अलग रीजन्स के लोग थे उन्होंने एक्सप्लेन किया, सिविल जो लोग अपने जो प्रॉब्लम्स थी वह उन्होंने बताई, और इसमें जो वो नमक का कानून था, सॉल्ट लॉ था, उसे ब्रेक किया यानी कि तोड़ा। गांधी जी टोल्ड एट भट मार्च 29, 1930। अब गांधी जी ने क्या बोला भट 29 मार्च 1930 के दौरान, आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रॉ एंड डॉग, बट आई will not return to this ashram without attending पूर्ण स्वराज। अब मैं भले मर जाऊंगा, अब गांधी जी ने क्या कहा था 29 मार्च 1930 के दौरान, मैं भले मर जाऊं लेकिन मुझे कौवे और कुत्ते की मौत मरूँ, लेकिन आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रॉ एंड डॉग बट आई विल नॉट रिटर्न। और उन्होंने उस वक्त यह कहा था भले मैं मर जाऊं लेकिन मैं इस आश्रम में दोबारा नहीं, तब तक नहीं आऊँगी तब तक हमारे पूर्ण स्वराज हमें नहीं मिल जाता। एज दांडी मार्च पास थॉट दिस स्मॉल एंड large towns, people used to clean the village roads, decorated their houses with torrents and showed conscience for the सत्याग्रह। अब इस दांडी मार्च के दौरान जो छोटे बड़े गांव थे, जो टाउन थे, वह लोग उसे, वहाँ के जो लोग थे उसे वह क्लीन करके जो रोड्स थे उसे क्लीन करके, अपने घरों को डेकोरेट करके, सजा करके, किसके दौरान जो तोरण थे उसे तोरण से सजा करके यह शो कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वह इस सत्याग्रह के लिए कंसेंस है। दांडी यात्रा हैड अ वंडरफुल इफेक्ट इन क्रिएटिंग एस्टोनिशिंग फेथ। जो दांडी यात्रा है यह बहुत ही एक अद्भुत इफ़ेक्ट्स जो क्रिएट करती है इस पे, एक फेथ यानी कि आत्मविश्वास के प्रति लोगों के इसमें यह बताया जाता है। यूनिटी एंड कंसिस्टेंस अमॉन्ग पीपल, लोगों में एक यूनिटी, एकता के बारे में हमें देखने मिलता है, प्राप्त होता है।
The whole nation was enveloped in a wave of satyagraha. Gandhiji, along with his colleagues and supporters, reached Dandi after 24 days of march, 5th April 1913. अब यहाँ पे सारे के सारे जो नेशंस है यानी कि जो हमारा देश है वह इन्वॉल्व हो गया था इस सत्याग्रह में. गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज, अब उन्होंने सभी को इकट्ठा और सपोर्ट में सभी दांडी मार्च के आ गए थे. आफ्टर 24 डेज, 24 दिनों के बाद मार्च के 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल 1930 में ऑन अर्ली मॉर्निंग, सुबह ऑफ अप्रैल 6 at 6:30 AM गांधी जी ब्रोक. अब उस दौरान 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल की सुबह में 6:30 AM यानी कि सुबह के 6:30 बजे गांधी जी ने यह नियम तोड़ा, यानी कि जो सॉल्ट लॉ था उन्होंने तोड़ा. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ब्रेकिंग गांधी जी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. उस वक्त हमें जो सॉल्ट था उसके लिए भी हमें टैक्स पे करना पड़ता था. अब हम पढ़ेंगे द सॉल्ट लॉ. बाय पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट इन अ लाउड वॉइस गांधी जी स्टेटेड आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ. अब जो गांधी जी थे वह वहाँ पर जा कर के उन्होंने क्या किया, जो सी कोस्ट था यानी कि जो हमारा समुद्री नमक था उसे उठा करके गांधी जी ने ज़ोर से बोला कि आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, मैंने इस जो सॉल्ट यानी नमक के कानून को तोड़ दिया. एंड वाइल एड्रेसिंग द पीपल गैदर्ड देयर, उनके साथ साथ में जो लोग गए हुए थे वो सभी साउटेड हुए यानी कि ज़ोर से नारे लगाना स्टार्ट किए. ही अटर्ड आई बाय दिस इवेंट am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. और उन्होंने कहा कि मैं इस नमक को उठा करके, इस नमक कानून को तोड़ करके जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी नींव में नमक लगा रहा हूँ. श्री महादेव भाई देसाई हैज़ compared this event of Mahabhinishkraman, the great renunciation, journalist, photographers, writer, historian of Indian and across the world visits and publish report about what they witness. अब यहाँ पे उस वक्त श्री महादेव भाई देसाई जो कि महाभिनिष्क्रम थे उस वक्त के, जो ग्रेट रियूनियन जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर जो वहाँ के उस वक्त के थे, राइटर, हिस्टोरियन, उन्होंने सभी वहाँ के जो विटनेस के तौर पे वहाँ पे थे और उन्होंने पब्लिश यह रिपोर्ट की इन देयर ऑन न्यूज़पेपर एंड बुकलेट. कहाँ पे, उनके जो न्यूज़पेपर थे, उनके जो बुकलेट थे उनमें उन्होंने यह पब्लिश कर दी. इन दिस वे द दांडी यात्रा which started from Sabarmati Ashram on 12 March was acclaimed, achieved fundamentals of building in the forms of British Empire. अब यह जो दांडी यात्रा थी वह कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से. 12 मार्च वॉज नेशनली क्लेम्ड, जो कि नेशनली क्लेम्ड थी, अचीव्ड हुई फंडामेंटल्स ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध में, अपोजिट्स में. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरल्ड न्यू नेशनल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग पीपल ऑफ इंडिया. जो इंडिया के पीपल थे उनके प्रति जो कॉन्शियसनेस थी वह उसके सिविल कॉन्शियसनेस थी उसके बारे में सबको एक जागृति हुई. द ब्रिटिश पुलिस बीट देम mercilessly, लाठीचार्ज, अरेस्ट, शूटिंग एंड ऑपरेशन ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन continued but against did not decrease. अब यहाँ पे जो एक स्टार्ट हुआ था
ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश लॉ के खिलाफ। द ब्रिटिश लॉ जो पुलिस थे उन्होंने लोगों के ऊपर लोगों को मारना, लाठी चार्ज करना, उन्हें अरेस्ट करना, शूटिंग करना, जो बच्चे और औरतें थी उन्हें मारना, वह सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते। लेकिन इन सब चीज़ों यह सभी चीज़ें होने के बावजूद लेकिन यह जो सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था जो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति, वह कम नहीं हुआ। अब हमारा आज ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे का हम पढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।